दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि एस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा, इसके साथ ही बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है उसके लिए विभिन्न आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित प्रश्न पत्र की व्याख्या कर रहे हैं। इसी क्रम में मॉर्निंग में हम भारतीय इतिहास के व्याख्यात्मक प्रश्न पत्रों की जो व्याख्या करते हैं और इवनिंग में परीक्षावाणी जो सामान्य अध्ययन विशेषांक की बुक है उससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है उनसे संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसमें हम एक चैप्टर कर चुके हैं, भारत का संवैधानिक विकास। आज इसमें नया जो अध्याय है वो उद्देशिका एवं उसकी विशेषताएं तथा नागरिकता से संबंधित जो है प्रश्न है। अब इसमें कुल 162 प्रश्न हैं, जिनमें से हम 86 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो उन्हें ये उद्देशिका है, उद्देशिका यानी प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है। तो उद्देशिका का सामान्यतः जो अर्थ है वह है कि उद्देशिका के द्वारा संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान के जो आदर्श हैं या संविधान निर्माताओं के जो विचार हैं उनके विचारों को जानने की कुंजी उद्देशिका है। जो प्रीमेबल है यानी जो प्रस्तावना है वो भारतीय जो संविधान है उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है उनके विचारों को जानने की जो कुंजी है वो प्रस्तावना है, उद्देशिका है। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 1946 को, इससे पहले भी हमने चर्चा किया है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में ये उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। 1947 को स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उद्देशिका का जो प्रारूप था उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द थे, यानी समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसमें शामिल नहीं थे। उन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष शब्द हैं इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब पहला क्वेश्चन इसमें इसी से संबंधित है, निम्न शब्दों पर विचार करें। ऑप्शन 1 समाजवादी, प्रजातांत्रिक यानी लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक एवं जो चौथा जो ऑप्शन है वह है धर्मनिरपेक्ष। तो चारों शब्दों को इन्हें विचार के अनुसार क्रमानुसार लगाना है। सही शब्दों को अगर क्रमानुसार हम लगाएंगे तो इसमें जो है पहला शब्द जो हो जाएगा, जो पहला शब्द इसके अंदर जो शामिल है वह है समाजवादी शब्द। जो समाजवादी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जबकि इसमें धर्मनिरपेक्ष जो पंथ निरपेक्ष शब्द है उसे भी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये सब जो है इसका सम्मिलित होगा क्या, सार्वभौमिक यानी सर्व संप्रभुता संपन्न, उसके बाद सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। कई बार इसमें क्रमानुसार के लिए, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए प्रश्न पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 1 में क्या, भारत संघ में उसके राज्यों का उल्लेख। अनुच्छेद 2 में क्या, संसद को नए राज्यों की स्थापना या गठन करने का अधिकार। अनुच्छेद 3 में राज्यों के स्थापना एवं उनके नाम, सीमा, क्षेत्र, राज्य इत्यादि में परिवर्तन का अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका 2 का जो है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके अंतर्गत भारतीय संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शब्द जोड़े गए इसमें पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम सरकार जनता के अधिकार जो है जनता के पास है। दूसरा ऑप्शन है भारत में संसदीय शासन नहीं है। तीसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है। तो भारत में जो है संसदीय जो आपका वंशानुगत शासन नहीं, क्योंकि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है उसका निर्वाचन होता है, वो वंशानुगत पद ग्रहण नहीं करता। तो ऑप्शन जो है सी इसमें सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में जो गणराज्य शब्द जो प्रस्तावना में लिया गया है वह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना, यानी जो उद्देशिका है उससे वो क्या सुनिश्चित करता है नागरिकों के लिए? सामाजिक व आर्थिक न्याय, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता या व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो इसमें हम भारत के लोग, जो संविधान की प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग से आरंभ होती है। तो उसमें ऑप्शन आपका डी हो जाए। और जो हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, ये संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के जो प्रस्तावना से प्रेरित है, उसमें जो शब्द लिखे गए कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग, उसी से जो है ये उसी के समान है, हम भारत के लोग। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही? तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में पहला ऑप्शन है समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द 1950 के संविधान में जो है के में लागू नहीं थे। ये सही है क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में के अंतर्गत जोड़े गए, यानी 1 जनवरी 1977 से ये प्रभावी। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए, नहीं 76 में संशोधन हो तो गलत है। उक्त शब्द 1985 में जोड़े गए, बिल्कुल गलत है। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं, ये बिल्कुल प्रस्तावना के अंग है, क्योंकि जो प्रस्तावना का क्रम है वह संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो क्रम आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसमें अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, जो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल भी है। बी ऑप्शन है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो इनमें से सही की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतर्गतवा उद्देशिका बनी 13 दिसंबर 1940 को, जो पंडित नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव, इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, ये भी सही है। केशवानंद भारतीवाद के अंतर्गत बताया गया कि ये इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं। ऑप्शन 3 है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद 1973 में न्यायाधीशों के द्वारा बताया गया कि इसके मूल ढांचे को परिवर्तित किए बिना इसमें संशोधन किया जा सकता है, और इसी के आधार पर इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। ऑप्शन 4 है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 इसमें सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र की 26 नवंबर 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? तो जब संविधान लागू किया गया उस समय जो है संविधान जो स्थिति थी वो मूलतः है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य थी, यानी इसमें समाजवादी और पंथ निरपेक्ष उस समय नहीं जोड़े गए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सही है? तो निम्न में से जो कौन सही है, इसमें आपका ऑप्शन ए है समाजवादी सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। तो ऑप्शन 3 है सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। तो 11 का इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि सामाजिक जो समानता है संविधान में प्रत्याभूत है, जो समानता का अधिकार है उसमें निहित है संविधान के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्न में से
कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। तो धर्मनिरपेक्ष का जो तात्पर्य हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, अर्थात राज्य जो है धर्म से तटस्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसमें बंधुत्व, संप्रभु, समानता या अखंडता। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, चूंकि इसे भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुता संपन्न है, लेकिन लोक कल्याण इसमें शब्द शामिल नहीं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यानी उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो उद्देशिका जो संविधान का भाग है, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो बोम्मई बेनाम यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। बोम्मई बेनाम इंडिया जो है यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया कि जो संविधान जो उद्देशिका है वह भारतीय संविधान का जो है भाग है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये जो वाद है ये 1993 में 1993 में लाया गया था, और इसमें जो जस्टिस रामास्वामी जी के द्वारा ये निर्णय दिया गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार है, बिल्कुल, जो ब्रिटेन से ली गई संसदीय प्रणाली। अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका है जो अमेरिका से है। संघात्मक सरकार जो कि कनाडा से आधारित है। अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर औपचारिक प्रधान है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है, यानी मंत्रिपरिषद में निहित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? तो संप्रभुता है। संप्रभुता शब्द जो है इसमें ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि संप्रभुता के द्वारा ही कोई भी राज्य या देश अपने आंतरिक व बाह्य मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और राज्य का ये प्रमुख तत्व भी, अगर राज्य आपसे पूछा जाए जो राज्य के जो प्रमुख तत्व है उसमें आपका जनसंख्या, सरकार, निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र एवं संप्रभुता। क्योंकि 15 अगस्त 1947 से जो भारत ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ, लेकिन भारतीयों के पास उस समय सरकार भी थी, जनसंख्या भी थी, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी था, परंतु संप्रभुता के बिना भारत एक जो है संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। और जो इसका गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ, जब भारत में अपना संविधान लागू हो गया। तो संप्रभुता राज्य का एक प्रमुख तत्व भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सही क्रम है? तो सही क्रम पूछ रहा है इसमें, सार्वभौम जो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक यानी जनवादी, गणराज्य या गणतंत्र। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द उल्लेखित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। ऑप्शन ए मूल अधिकारों के अध्याय में, नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय में, मूल अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता है, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है, क्योंकि जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में जो शामिल है, विश्वास की स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे उद्देशिका में? तो आपका
जो समाजवादी शब्द है, उसके साथ जो पंथ निरपेक्ष शब्द है और जो अखंडता शब्द है। गणराज्य शब्द था तो ऑप्शन 22 में ए हो जाएगा, यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे 1976 में, और ये प्रभावी हुए 1 जनवरी 1977 से। अगला क्वेश्चन, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है? ये गलत हो जाएगा, न्यायालय में लागू नहीं होता, जो कि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं। महत्वपूर्ण और इसकी उपयोगिता है, बिल्कुल। जहाँ भी संविधान की भाषा स्पष्ट हो वहाँ उद्देशिका का जो है उपयोग किया जाता है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, बिल्कुल सही है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए हैं। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के अंतर्गत जो है शामिल किए गए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है? तो सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव, ये सार्वभौमिकता शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो जो है आपका ऑप्शन सी पूर्वी सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए, और ये समन सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए, जो संविधान के भाग 4 क में शामिल है तथा अनुच्छेद 51 क में शामिल है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए। तो राज्यसभा के गठन में जो राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ये आयरलैंड से प्रभावित है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये भारत की देन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो आप सभी जानते हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिकी और भारतीय संघ में संविधान के निर्वचन के लिए यानी संविधान की अंतिम रूप से जो व्याख्या रखने का अधिकार, करने का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। तो भारतीय जो न्यायिक प्रणाली है वो अमेरिका से ली गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो आयरलैंड से संबंधित है, तो ए का 3 हो जाएगा। मूल अधिकार ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संघ राज्य संबंधित समवर्ती सूची ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से प्रभावी है, जबकि भारत एक संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है, यानी जो संघात्मक व्यवस्था है ये आपकी कनाडा से लिए गए। तो इसमें आपका ऑप्शन 31 का ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी, 3, 5, 1, 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसमें आप ये तो हमने कर लिया है, आगे देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो ये जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, विधि का शासन, जो विधि का जो शासन है ये कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राज्यपाल के विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना एवं विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो इसमें आपका ऑप्शन 33 का हो जाएगा डी सही, डी इज राइट आंसर। चूँकि आप सभी जानते हैं कि विधि का जो शासन है वो इंग्लैंड से लिया गया है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया ये जापान से लिया गया है, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल जो विधेयक सुरक्षित रखते हैं वो अनुच्छेद आपका मतलब जो देश है वो कनाडा है, और विस्तृत जो उभयनिष्ठ यानी समवर्ती सूची वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई।
तो ऑप्शन इज डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से मिलान करना है। मूल अधिकार आप सभी जानते हैं, ये अमेरिका से लिए गए हैं। शासन की संसदीय प्रणाली ये आप ब्रिटेन से ली गई है। आपातकालीन उपवन जो भारतीय संविधान में है, आपातकालीन उपवन जो आपके अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य उल्लिखित हैं, तो आपात उपवन जो है आपके जर्मनी से लिए गए हैं। और इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपके आयरलैंड से लिए गए। तो सुमेलित करने के बाद इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ। तो लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में हुआ। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत तथा यूएसए दोनों में है, या केवल यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में। तो ऑप्शन जो आपका 36 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर सी सी हो जाए। भारत और यूएसए में दोनों में ही जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था की गई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 137 है उसमें न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार निहित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संघीय व एकात्म दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, जबकि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो ऑप्शन इसमें ए राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की जो प्रणाली है वो संघीय प्रणाली है, जबकि भारत में भी संघीय और संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि, यानी भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, तो कौन सी भिन्नता है वो देखते हैं। 38 नंबर में आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। चूँकि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये भारत और अमेरिका में मिलती है, ब्रिटेन से ये प्रणाली नहीं ली गई। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका बिल्कुल है, क्योंकि भारत में वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद में निहित है, जबकि नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति महोदय को इसमें शामिल किया गया। असामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, जो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 75(3) में दिया गया। द्विसदनीय विधायिका है, 2 सदनीय विधायिका का जो इस प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। जो संघात्मक व्यवस्था है वो भारत में कनाडा से ली गई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। तो जो जुडिशियल रिव्यू की जो संकल्पना है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। तो 40 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है। तो भारतीय लोकतंत्र की जो विशेषता नहीं है, एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, सत्तावादी सरकार इसमें नहीं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तभी जो व्याख्या जो प्रश्न पत्र हल करने का असली मजा तभी आएगा, क्योंकि ऐसे रटने से नहीं होगा, जो फिर कन्फ्यूजन बना देगा। जो टॉपिक कन्फ्यूजन में हो उसे नोट करना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के वृद्ध होने के क्या कारण। तो भारतीय संविधान वृद्ध होने का कारण यह है क्योंकि यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान, इसमें संघ सरकार और राज्य दोनों का ही जो है उल्लेख किया गया, तो इसलिए ये बड़ा संविधान है। इसमें वर्तमान में जो है लगभग, चूँकि मूल में तो 22 भाग थे लेकिन वर्तमान में 25 भाग हैं। इसके साथ ही इसमें अगर देखा जाए तो 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो 465 अनुच्छेद है। और मूल संविधान में जो 8 अनुसूची थी, लेकिन अब 12 अनुसूची हो गई, 12 अनुसूची 12वीं अनुसूची हो गई। अब अगर विश्व के संविधानों से तुलना करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है यानी यूएसए का जो संविधान, उसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। इसके बाद अगर देखें कनाडा जहाँ से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, वहाँ के संविधान में 147 अनुच्छेद है। अगर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें तो वहाँ के संविधान में केवल 128 अनुच्छेद, 128 धाराएं।
अगर अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के संविधान देखें तो उसमें 253 अनुच्छेद है। साउथ अफ्रीका में 253 अनुच्छेद है। तो सुमेलित करने के लिए आ सकता है कि अमेरिका में 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा में 147 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128 हैं, और आपका साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में 253 अनुच्छेद शामिल है। और इसी के लिए सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा भारतीय संविधान को विश्व का सबसे वृहद या विस्तृत संविधान कहा गया। किसके द्वारा? सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघवाद को, यानी 42 का ऑप्शन डी सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय जो संविधान है इसे सहकारी संघवाद की जो टिप्पणी दी है वह है जी ऑस्टिन के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? तो ऑप्शन नंबर जो 44 नंबर का ऑप्शन है वो सी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बताया गया है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। प्रश्न पूछा गया है इंपोर्टेंट पे, यूपीपी से 2008 में इससे संबंधित प्रश्न आया। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? ऑप्शन ए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करता है। तो यहाँ एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं है, यहाँ विषयों का विभाजन जो है केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के अंतर्गत किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में कौन सही नहीं है? तो भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में जो निम्न में से जो सही नहीं है, भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार यहाँ नहीं, जो संसदीय शासन प्रणाली है। तो 46 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47 है, निम्नलिखित में से किससे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है 47 का ऑप्शन जो है आपका डी सही हो जाएगा कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण होने के कारण ये परिसंघीय संविधान। क्वेश्चन नंबर 48 का कथन है, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, अर्धसंघात्मक है, जबकि कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो 48 का ऑप्शन जो कथन और कारण दोनों सही, व्याख्या भी सही कर रहा है। चूँकि अर्धसंघात्मक है तभी तो यह न तो पूरा संघात्मक है और न ही एकात्मक, मध्य में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत की संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन सा है? यानी दोनों, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली वो ब्रिटेन से ली गई है, तो इसमें अंतर पूछ रहा है। सामूहिक उत्तरदायित्व की संकल्पना है, न्यायिक समीक्षा है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो ऑप्शन इसमें आपका ए, बी, सी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाए। न्यायिक समीक्षा का इसमें जो है भारत की संविधान वो ब्रिटेन संसद से भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? कूटनिरपेक्षता है पंचशील का जो सिद्धांत है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान है, तथा एक दूसरे की के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप का उल्लेख। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा उसमें ए हो जाएगा। अब जो पंचशील का समझौता है ये भारतीय विदेश नीति का जो संचालक रहे हैं, जो संस्थापक रहे हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में आई। ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन है, जबकि कारण है भारत एक संघीय राज्य नहीं। तो 52 का ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि कथन और कारण तो दोनों सही हैं परंतु इसकी व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? तो संविधानेतर जो संविधान का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं, संविधान से जो इतर है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन है राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, कथन कारण है लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। तो ऑप्शन
जो है आपका ए सही हो जाएगा, कथन कारण सही है और व्याख्या भी सही नहीं, क्योंकि इसमें क्योंकि, अगर कथन में क्योंकि शब्द लगाएंगे तभी जो है कारण सही हो सकता। जैसे राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है, क्योंकि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को ही कोसते हैं, तो ऑप्शन ए राइट। 55 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान न तो ज़्यादा कठोर है न ही लचीला, तो उसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जैसे अमेरिकी संविधान जो है कठोर है, यानी संविधान संशोधन से संबंधित ये वक्तव्य है कि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान, कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन्हें पूर्ण बहुमत तथा राज्यों के विधानमंडल की भी आवश्यकता होती है, तो वहाँ कठोर है। जबकि लचीला ऐसा है जहाँ संविधान में संशोधन करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती, तो वहाँ लचीला संविधान बताया गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन है, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। कारण है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कथन कारण सही है परंतु व्याख्या सही नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, यानी कठोर और लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। यह कथन 57 का जो आपका ऑप्शन है वो आपका डी सही हो जाएगा, केसी विहर के द्वारा ये कथन कहा गया। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार, तो 58 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चूँकि जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, यानी जो डेमोक्रेसी, ये जनता के शासन पर ही वास्तव रूप से इसकी जो आधार है वो जनता का शासन है। यहाँ जनता के लिए जनता द्वारा शासन की संकल्पना ली गई, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एकल कार्यपालिका। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है, आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। और ये सामान्यतः जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राज़ील में या जो है आपका श्रीलंका इत्यादि देशों में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? तो 60 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। तो ये गणतंत्रीय अवधारणा में नहीं है, क्योंकि गणतंत्रीय अवधारणा में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसका निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 61 है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो 61 का ऑप्शन आप सभी जानते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटेन है। किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? यह कथन 62 का सही ऑप्शन हो जाएगा, केसी वियर के द्वारा कहा गया है। ये प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे जो बात समझ में नहीं आएगी, ताकि कल को एग्जाम हॉल में जब आप बैठे तो कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो राजनीतिक सत्ता का जो प्रमुख स्रोत है वो जनता, ऑप्शन ए। संसदात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायी पर नियंत्रण होता है, या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था में जो विधायिका है उसका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। और इसका जो प्रमाण है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि मंत्रिपरिषद मतलब जो सरकार है वो विधायिका यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। दूसरा है, भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, बिल्कुल सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो 65 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, प्रभुता संपन्न राज्य है, भारत अपने आंतरिक बाह्य विषयों में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, लोकतांत्रिक समाज है और कल्याणकारी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों के निर्माण का उनका कालानुक्रम रखना है। छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एवं सिक्किम। तो इसके अनुसार जो क्रम हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सिक्किम की स्थापना जो है
75 में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा हुई। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 और 2000 में, वर्ष 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, जिसमें सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 9 नवंबर को उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है, और तीसरा आपका है झारखंड 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। फजल अली जो आयोग गठित किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके आधार पर जो राज्यों को जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया था। पहले ABCD यानी क ख ग घ, उसे जो समाप्त करके उसे राज्य तथा संघ राज्यों में बांट दिया गया था, तो ऑप्शन ए राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो संघ राज्यों का जो प्रशासन है वो भारत में राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है। जैसे अनुच्छेद 239 के अंतर्गत जो संघ शासित राज्य बनते हैं, 239 के अंतर्गत विधानसभा वाले राज्य जैसे दिल्ली आदि का उल्लेख है। तो जैसे भी जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख राज्य हैं जो 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुए, उनमें जो जम्मू कश्मीर राज्य 239 क से संबंधित है, जबकि लद्दाख जो विधानसभा का राज्य है वो 239 से संबंधित है, और इनका जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों का सर्जन 1960 के बाद हुआ, उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है और ये कोट मिलान करना है। तो 69 का जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि नागालैंड का गठन 1963 में हुआ असम से अलग करके। इसके बाद हरियाणा राज्य ये 1966 में बना पंजाब से अलग होकर हिंदी भाषा के लिए। इसके बाद मेघालय राज्य का गठन हुआ 1972 में, और सिक्किम राज्य का गठन अभी ऊपर चर्चा किया 1975 में हुआ, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है, तो 70 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 70 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका बी, क्योंकि नागालैंड 1963, सिक्किम हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश का गठन 1987 के अंतर्गत किया, 1987 में किया, ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया था, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख निम्न नामों से किया गया है, तो भारतीय संविधान जो है उसमें हमारे जो देश का राष्ट्र का जो नाम है उसमें आपका भारत और इंडिया उल्लेखित है। इंडिया दैट इज भारत, जो पहली लाइन है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत, तो भारत और इंडिया दोनों शब्द इसमें सही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद में निहित है। अनुच्छेद 2 के द्वारा जो है संसद नए राज्य का गठन कर सकती है, जबकि अनुच्छेद 3 के द्वारा जो राज्य हैं उनकी स्थापना एवं जो उनकी नाम सीमा राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 74 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है, तो भारत राज्यों का यूनियन है, 74 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, तो राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाए तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक है, जो कि प्रथम अनुसूची इसमें हो जाए। प्रथम अनुसूची में भारत एवं उसके राज्यों का उल्लेख किया गया, तो 75 का ऑप्शन आपका डी। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ नहीं है, भारत संघ नहीं है कथन है, कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। बिल्कुल ये बात सही है, परंतु कथन जो है आपका ए जो गलत हो जाएगा, परंतु आर जो है जो कारण है वो सही है, क्योंकि भारत क्या है, राज्यों का समूह है, भारत एक संघ है, इसमें लिखा संघ नहीं। अगला क्वेश्चन है 77, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो आपका 77 का ऑप्शन है आपका बी सही हो जाएगा, 1953 में गठन किया गया। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो 78 में आपका ऑप्शन पहला है,
संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं। बिल्कुल सही है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। ये भी सत्य है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जिसे जेवीपी समिति भी कहा जाता है, की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये भी कथन आपका सही है। तो 78 का आपका ऑप्शन है वो डी सही हो जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उससे डरना नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी देखिए 2011 में भी ये प्रश्न पूछे गए। कथन का कारण से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, व्याख्या करने से ही पता चलेगा ना। 79 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन 79 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की विधि को संविधान जो अनुच्छेद 368 के प्रायोजन के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। नहीं, नई राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं समझा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बना। इसे वनस्पति शास्त्रियों का शहर कहा जाता है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। 80 का ऑप्शन, चूँकि तीनों ही कथन सही है। और 36वें संविधान संशोधन से ये भारत का राज्य पूर्ण राज्य बना था। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को यह अधिकार दिया गया है। इसका जो आपका 81 का ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्यों का जो पुनर्गठन है 82 का आपका हो जाएगा ऑप्शन 82 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, और इसके लिए 53 दिन की भूख हड़ताल जो है रामुल्लू के द्वारा की गई थी। तो पहला राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बनने के बाद फिर अनेक राज्यों ने भाषा के आधार पर पृथक होने की बात की थी कि हमें जो है नई राज्य का अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बनाया गया था। जो एसोसिएट स्टेट है, अगर पूर्ण राज्य पूछे जाए तो 36वां संविधान संशोधन, लेकिन अगर एसोसिएट स्टेट की बात हो तो ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 85 का सी। इस जो श्रृंखला का हम अभी अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन आ गया अभी सी ऑप्शन है। 36वें संविधान संशोधन 1975 में के द्वारा सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब कल हम जो है इससे संबंधित जो अन्य जो प्रश्न बचे हैं उनकी व्याख्या करेंगे, उन्हें देखते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसके लिए लाइक व सब्सक्राइब करें। अभी जब कल एक आयोग के द्वारा जो नोटिस जारी हुआ है, जिसमें समीक्षा अधिकारी के जो 2 प्रश्न होते थे अलग अलग समय में, सामान्य हिंदी एवं जो सामान्य अध्ययन का, उन्हें एक ही शिफ्ट में जो है किया जाएगा। तो आप उसी तारीख को अपना अभी 27 अक्टूबर पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा व समीक्षा अधिकारी की जो तिथि है 22 दिसंबर, उसी को टारगेट मानते हुए अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। धन्यवाद।